सबसे पहले बात इंडिया गठबंधन की कर लेते हैं। इंडिया गठबंधन में 4 दौर की बैठक हुई, कई उतार चढ़ाव हुए, लेकिन अब सबसे बड़ा टास्क सीट शेयरिंग का है। इसमें कांग्रेस अपनी बात मनवाने के लिए गठबंधन साथियों के पास में प्रपोजल भेज चुकी है, जिसमें उन सीटों का भी जिक्र है जहां पर सबकी सहमति बनना काफी मुश्किल है। दरअसल कांग्रेस ने 342 सीटों पर चुनाव लड़ने की डिमांड रख दी है। इनमें 262 सीटों पर कांग्रेस अकेले बीजेपी से मुकाबला करना चाहती है, तो वहीं 80 सीट कांग्रेस क्षेत्रीय दलों से चाहती है। यानी कि कांग्रेस के इस फॉर्मूले से सहयोगी को सिर्फ 201 सीट ही मिलेगी, जिसमें 26 दलों को बंदर बांट करना होगा, यानी आपस में बांटना होगा इन्हीं सीटों को। वहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने 14 से 16 सीटों की डिमांड रखी है, जो अखिलेश के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये कांग्रेस की नई रणनीति है, ये सहयोगी दलों की चुनौती है और यही वो मैजिकल नंबर है जिससे इंडी गठबंधन में विवाद भी तय है। क्योंकि 4 राउंड की बैठक और फिर नए साल के पहले दिन कांग्रेस की डिमांड अब क्षेत्रीय दलों पर पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ाने के लिए काफी है। कांग्रेस 342 सीटों पर लड़ना चाहती है, अकेले करीब 262 सीटें कांग्रेस चाहती है, सहयोगी को सिर्फ 201 सीट देना चाहती है। यानी 50-50 भी नहीं, बल्कि खुद को साबित करने के लिए कांग्रेस अब शाम दाम दंड भेद अपनाकर दबाव की राजनीति करने लगी है। इन बैठकों के बाद एक बात तय हो गई कि कांग्रेस पार्टी लगभग 260 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी और 80 सीटें ऐसी होगी जिन पर वो इंडिया गठबंधन से अपनी मांग रखेगी कि एक बैनर तले कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव लड़े। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पार्टी 14 से 16 सीटों पर तैयारी कर रही है। पार्टी सूत्रों का दावा है कि समाजवादी पार्टी को इस बात का संदेश दे दिया गया है कि वो 14 से उन 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जिसमें 2009 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को अच्छे तरीके से वोट मिला था। यूं तो कांग्रेस 27 दलों के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है, लेकिन जितनी सीटों की डिमांड गठबंधन साथियों के साथ हुई है वो सोचने पर मजबूर करती है। अगर बात उत्तर प्रदेश की ही करें तो यूपी में कांग्रेस करीब 16 सीट चाहती है। समाजवादी पार्टी से कांग्रेस को 16 सीटों की उम्मीद है। अमेठी से राहुल होंगे कांग्रेस के उम्मीदवार, रायबरेली से प्रियंका गांधी को मिलेगा मौका, वाराणसी से अजय राय लड़ सकते हैं चुनाव। खबर भले ही सूत्रों से हो लेकिन पुख्ता है, क्योंकि जिस तरह कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अर्श से फर्श पर आ गई, ऐसे में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना जरूरी भी है और मजबूरी भी। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी 16 सीटें कांग्रेस की झोली में डाल देगी, ये बड़ा सवाल है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने पहले ही कह दिया है कि कांग्रेस यहाँ शून्य है, इसलिए यहाँ उसको एक भी सीट देने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह लगातार उत्तर प्रदेश में भी खींचतान जनता के सामने है। हकीकत यह है कि इंडी गठबंधन में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनके पास लड़ने के लिए उम्मीदवार मिल जाए यही बहुत मुश्किल है। सीटों का बंटवारा बहुत स्पष्ट है और मुझे लगता है कि कांग्रेस के भीतर भी ये सोच स्पष्ट है कि उन राज्यों में जहां पर उसका भाजपा से सीधा मुकाबला है वहां पर वो अकेले दम पे चुनाव लड़ेगी, और जहां पर जैसे कि बंगाल है, बिहार है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, या और इधर दूसरी तरफ आ जाइए महाराष्ट्र है, इसके बाद जो छोटे और दूसरे राज्य बसते हैं जहां पर उसको दूसरे इंडिया के दलों से मुकाबला करना है। दरअसल अखिलेश यादव कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटों पर समेटना चाहते थे और खुद 55 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन जिस तरह कांग्रेस की डिमांड बढ़ी है वो अंदरूनी घमासान के लिए काफी है। हालांकि उन सीटों का नाम भी सामने आ चुका है जहां से कांग्रेस अपने कैंडिडेट को उतारने की तैयारी कर रही है। नगीना, बाराबंकी, बिजनौर, नोएडा, फूलपुर, कानपुर, सहारनपुर, वाराणसी, अमेठी और रायबरेली। अब ऐसे में क्या अखिलेश यादव कांग्रेस की शर्तों को कबूल करेंगे या फिर मध्य प्रदेश की तरह कांग्रेस के खिलाफ समाजवादी योद्धा उतारेंगे, जो हर सीट पर कांग्रेस का गुणागणित बिगाड़ने के लिए काफी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश की मुस्लिम महिलाएं शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम चला रही हैं।
जिससे कि अब समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता परेशान होने लगे हैं। सपा सांसद शफीकुर रहमान वर्ग तो यहां तक कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं को कौम की भलाई के लिए वोट करना चाहिए और ऐसे में इस बयान का 24 में कितना फर्क पड़ेगा ये अलग बात है। लेकिन आंकड़ों पर नजर डालें तो सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। 2014 के चुनाव में बीजेपी को 8% मुस्लिम वोट मिले, जिसमें से मुस्लिम महिलाओं के 4% वोट शामिल है। 2019 के चुनाव में बीजेपी को 9% मुस्लिम वोट मिले। इस चुनाव में मुस्लिम महिला के 4.5% वोट शामिल है। 2017 यूपी चुनाव की बात की जाए तो बीजेपी को 6% मुस्लिम वोट मिले, जिसमें 3.5% मुस्लिम महिलाओं से वोट मिले। और बात 2022 यूपी चुनाव की कर ले तो 8% मुस्लिम वोट सीधे तौर पर बीजेपी को गए हैं और इनमें 4.5% मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिए हैं। यानी कि चुनाव दर चुनाव मोदी योगी को मुस्लिमों के वोट बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कि विपक्षी टेंशन भी अब बढ़ने लगी है। और आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। चौबीस के चुनाव में मुसलमानों का वोट मोदी को मिलेगा ये तय है। इस बात की गारंटी भी है कि मुसलमान अब मोदी सरकार पर ही भरोसा कर चुके हैं और उन योजनाओं का भी लाभ ले रहे हैं जो पहले की सरकार में नहीं मिला। और यही से खेल वोट बैंक का शुरू होता है। मुस्लिम प्लस लाभार्थी ही वो वर्ग है जिस पर बीजेपी को पूरा भरोसा है, जिसे और पुख्ता करने के लिए शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम जारी है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों को साधने की रणनीति पर लगातार काम कर रही है। मुस्लिमों के बीच में पैठ बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जल्द ही तमाम तरह के चुनावी अभियान संचालित करेगी। इसमें धन्यवाद मोदी भाईजान करके कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा। इसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिमों को तमाम योजनाओं का लाभ दिया, इसके अलावा हर लोकसभा क्षेत्र में 1000 मुस्लिम महिलाओं के साथ में सम्मेलन किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार से विकास को और रफ्तार मिल चुकी है और इसे कायम रखने के लिए अभी से लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन जैसे ही बीजेपी की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर पड़ी, विरोध समाजवादी पार्टी से उठने लगे और खुद को मुसलमानों का रहनुमा समझने वाले जैसे नेता शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम पर अजीब तर्क देने लगे कि ये जितनी भी चीजें जो सिर्फ लुभाने के लिए की जा रही हैं, वो मुस्लिम लेडीज के मिशन के भी खिलाफ है। जो मिशन ये चलाया जा रहा है मोदी जी के नाम से, ठीक है, उन्हें इख्तियार है, वो अपनी मर्जी से जो चाहे सो करें, वो उनकी पार्टी है। लेकिन हम किसी के मोहताज नहीं हैं। हम अपनी लेडीज को बहरहाल हम तो यही समझाएंगे, उनसे यही कहेंगे कि भाई जो कुछ भी काम करना है मिल्लत के लिए करो, कौम की भलाई के लिए करो और मुल्क की भलाई के लिए करो, जो कुछ भी काम तुम्हें करना है। लेकिन किसी के कहने से गलत रास्ते पर मत जाना और गलत वोट का इस्तेमाल मत करना। अगर सपा सांसद वर्ग के तर्क को समझे तो यूपी में मुस्लिम आबादी 20% है। कुल मुस्लिम 3 करोड़ 84 लाख है, जिसमें से मुस्लिम महिलाएं करीब 1 करोड़ 80 लाख है। यानी यही वो वोट बैंक है जिसे समाजवादी पार्टी से लेकर बीएसपी और कांग्रेस अपना पेटेंट मानती रही। लेकिन 2014 और 2019 में मोदी सरकार बनने के बाद 3 तलाक कानून का ऐसा इम्पैक्ट हुआ कि मुस्लिम महिलाओं का वोट मोदी को भर भर कर मिलने लगा और कुछ ऐसी ही उम्मीद अब 2024 में भी है। बीजेपी से सभी वर्गों को बचने की जरूरत है। किसान, नौजवान, सबका रोजगार छीनने का काम कर रही है। केवल बड़े कॉरपोरेट घरानों के लिए काम कर रही है और नीतियों के नाम पर लोगों का साथ छल करते हैं। और मूल काम किसान की किसानी छीनना, बेरोजगारों को पैदा करना, रोजगार छीनना, यही इनकी मूल नीतियाँ हैं। मुसलमानों को साधने के लिए बीजेपी के इस अभियान पर विपक्ष की भी नजर है। अखिलेश यादव जैसे नेता बीजेपी की रणनीति से हैरान हैं और मायावती का दलित मुस्लिम कार्ड भी सिर्फ दिखाने के लिए है, क्योंकि इन आंकड़ों पर नजर डालें, 2014 में बीजेपी को मुस्लिम वोट 8% और मुस्लिम महिला वोट 4% मिला। 2019 में बीजेपी को मुस्लिम वोट 9% और मुस्लिम महिला वोट 4.5% मिला। यानी ये आंकड़े साबित करने के लिए काफी हैं कि मुस्लिम महिलाओं का वोट
पहले 2014 और अब 2019 में भर भर कर सिर्फ मोदी को मिला और इसी वोट प्रतिशत में इजाफे के लिए अब मुस्लिम महिलाएं खुद बीजेपी के साथ मिलकर अभियान चला रही हैं और संदेश दे रही हैं, शुक्रिया मोदी भाईजान, जिसे समाजवादी पार्टी हो चुकी है परेशान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूं तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पहले राम मंदिर निर्माण के विरोध में थी, फिर मोदी योगी ने जब सारी बाधाओं को पार कर लिया तो विपक्ष की सियासत न्योते पर शुरू हो गई। और वो लोग भी निमंत्रण की लाइन में खड़े नजर आए हैं जो कभी राम के अस्तित्व पर भी सवाल खड़े कर चुके हैं, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब करारा और सीधा हमला बोला है। सीएम योगी ने कहा है कि कुछ लोग अयोध्या जाने में संकोच करते हैं, आज वही लोग निमंत्रण के इंतजार में हैं। और यही परिवर्तन है, सही परिवर्तन है। सीएम योगी ने कहा कि ये आपकी ताकत का ही परिणाम है, ताकत के एहसास से हर कोई जुड़ रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अयोध्या में ऐसा इंतजाम हो रहा है कि 22 जनवरी को त्रेता युग याद आ जाएगा, यानी कि मुख्यमंत्री योगी का संदेश साफ है। राम मंदिर का विरोध करने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। आपको दिखाते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। देश के सारे आदर्शों का पर्याय राम है। कण कण में राम है और हर सांस में राम है। प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य दरबार सज चुका है और सज चुकी है 24 की सियासत भी, जहां एक तरफ राम को पूजने वाले हैं, दूसरी तरफ राम मंदिर पर सवाल उठाने वाले भी। इस प्रकार की अभी हमें कोई जानकारी नहीं है और अगर आमंत्रण पत्र आएगा तो मैं उस पर जरूर विचार करूंगा। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आमंत्रण पत्र आएगा तब विचार करेंगे। ये वही स्वामी मौर्य हैं जिन्होंने राम मंदिर के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए थे, लेकिन अब निमंत्रण को बेकरार हैं। बेकरार स्वामी मौर्य ही नहीं बल्कि सपा के अध्यक्ष भी हैं जिन्हें न्योते का इंतजार है। हम सब लोग उस परंपरा को मानते हैं और हमारे पूर्वज और हम लोगों के समाज में माना जाता है कि जब भगवान बुलाते हैं तभी दर्शन पाते हैं आप। और इन्हीं समाजवादियों पर अब सीएम योगी ने इशारों इशारों में बड़ा संदेश दे दिया है। एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। आज देखिए, अयोध्या जाने में जो लोग संकोच करते थे, अयोध्या का नाम लेने में जिनको संकोच होता था, आज वे भी कहते हैं कि हमें भी निमंत्रण मिलेगा तो हम भी जाएंगे। ये परिवर्तन है, यही परिवर्तन है। आप अपनी ताकत का एहसास कराएंगे तो हर व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि अगर आपका संघर्ष शिद्दत से हो, आपके संघर्ष में ताकत हो, तो वो भी झुक जाते हैं जो कभी राम तक को मानने से इनकार कर रहे थे। और इसी को सीएम योगी ने परिवर्तन का नाम दिया। तो अब बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता विपक्ष को पुराने दिन याद दिला रहे हैं। जिनका हाजमा खराब हो गया हो, वह मैं यही कहूंगा कि अयोध्या में कोई हाजमोला होगा, जाकर के वहाँ खा ले, वो ठीक हो जाएगा। विपक्ष में इस देश में जब वोट मुसलमानों का इकट्ठा था, उनका वोट अधिक था, तो ये सब टोपी लगाते थे, मजारों पे जाकर चद्दर चढ़ाते थे। और आज जब हिंदू इकट्ठा हो गया है तो आज टोपी वाला भी बगल में न खड़ा हो जाए, इसकी चिंता करते हैं। यूं तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पहले राम मंदिर निर्माण के विरोध में थी, फिर मोदी योगी ने जब सारी बाधाओं को पार कर लिया तो विपक्ष की नई खिसियाहट शुरू हो गई। और जब 100 करोड़ सनातनी एकजुट हुए तो वही राम विरोधी न्योते के लिए टकटकी लगाने लगे, क्योंकि सनातन आस्था के परम पुरुषोत्तम प्रभु राम मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। यहीं से शुरू हो रही है 24 की सियासी तस्वीर, जिसे बदलना विपक्ष के लिए चुनौती से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
नए साल में अयोध्या से अलग जगी है और घर घर अक्षत यात्रा पहुंच रही है। दरअसल यही वो यात्रा है जिसके जरिए बीजेपी 2024 के चुनाव में राम भक्तों तक संदेश पहुंचाएगी। साथ ही उस अभियान से भी जोड़ेगी जिसकी एक डोर अयोध्या तो दूसरी डोर देश के कोने कोने से जुड़ी है। आपको दिखाते हैं इसी पर एक रिपोर्ट की क्या है प्लानिंग बीजेपी की राम मंदिर और उससे जुड़े कार्यक्रम को लेकर। एक हाथ में विकास और दूसरे हाथ में धर्म की ध्वजा थामे मोदी योगी प्रभु राम की नगरी से शंखनाद कर चुके हैं। दशकों से टाट और टेंट में बैठे रामलला को महल जैसे भव्य मंदिर में शिफ्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। और अक्षत यात्रा से उस अभियान को धार दे रहे हैं जिससे राम भक्तों तक प्रभु का प्रसाद पहुंचाया जाए, उन्हें साक्षी बनाया जाए। अयोध्या से शुरू होकर देश के कोने कोने में अक्षत यात्रा पहुंच रही है और राम भक्तों को संदेश दिया जा रहा है। कैसे मोदी योगी ने वो कर दिखाया जो 500 सालों में नहीं हुआ। कैसे डबल इंजन की सरकार सारी बाधाएं दूर कर रामलला को भव्य मंदिर में विराजमान करने वाले हैं। साथ ही इस यात्रा का मकसद चुनावी लिहाज से भी बेहद अहम है। अयोध्या की मुफ्त यात्रा का प्लान है। हर घर तक अक्षत बांटने का लक्ष्य है। बिहार में 20 दिन की लवकुश यात्रा चलेगी और यूपी में राम के नाम कलश यात्रा। ये सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि मोदी के नाम 24 में दर्ज होने वाला विजयी पताका भी है, जिसकी एक डोर अयोध्या तो दूसरी डोर देश के कोने कोने तक बंध रही है। और यहीं से शुरू हो रही है मोदी योगी के नाम सनातनियों का अभियान। तो नए साल के मौके पर अयोध्या से पूजित अक्षर वितरण कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। इस कार्यक्रम के जरिए दरअसल देश के हर घर तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी, अक्षत पहुंचाने की कोशिश की जाएगी और साथ ही राम मंदिर की तस्वीर पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा एक ये पंपलेट पहुंचाया जाएगा जिसमें लिखा हुआ है कि जब आप आएंगे अयोध्या तो आपको किस प्रकार का राम मंदिर देखने को मिलेगा, कैसा राम मंदिर बनाया गया है। अयोध्या से शुरू इस अभियान में आरएसएस और बीएचपी की अहम भूमिका है। आरएसएस और बीएचपी राम मंदिर से जुड़े कार्यक्रमों को समर्थन दे चुके हैं। आरएसएस और बीएचपी यात्रा निकाल रही है। 22 जनवरी से कलश यात्राएं निकाली जाएंगी। राम मंदिर के साथ ही बीजेपी हर वो वादा पूरा कर रही है जिसका संदेश 24 के चुनाव में दिया जा सके। इसके लिए नए साल पर अयोध्या में अलग अलग कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। ये भगवान के पूजित अक्षत वितरण का ये कार्य आज से प्रारंभ होकर 15 दिन तक मकर संक्रांति तक देश भर में चलेगा। मेरा अनुमान है कि हिंदुस्तान के कम से कम 5 लाख मंदिरों के आसपास के समाज को ये पूजित अक्षत मंदिर का एक चित्र, मंदिर का विवरण, कुछ जानकारियां, सूचनाएं ये समाज को दी जाएंगी। यानी जो प्रण मोदी योगी ने लिया था वो अब पूरा हो रहा है और पूरी हो रही है वो मनोकामना जो 100 करोड़ राम भक्तों की थी। और अब वो ज्योति जलने वाली है जिससे जीत की शक्ति मिलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अगली खबर जापान, जहां पर शक्तिशाली भूकंप आया जिसके बाद सुनामी को लेकर अलर्ट जारी किया गया। दावा है कि भूकंप के बाद जापान में सुनामी का खतरा मंडरा रहा है जिससे कि भारी तबाही हो सकती है। दरअसल 90 मिनट में 21 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। सड़कें और ऊंची ऊंची इमारतों को भारी नुकसान हुआ है और 33,000 से ज्यादा घरों में बिजली सप्लाई बाधित हो गई है। और इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं वो परेशान कर देने वाली हैं। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
देखिए इन तस्वीरों को। साल के पहले दिन ये खौफ पैदा करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं जापान से। जापान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.4 दर्ज की गई, जिसके फौरन बाद प्रशासन ने सुनामी का अलर्ट जारी किया। जापान के मौसम विभाग के मुताबिक 4 तीव्रता वाले 21 आफ्टर शॉक भी रिकॉर्ड किए गए हैं, यानी काफी देर तक जापान की धरती हिलती रही। देखिए इस तस्वीर को, कैसे पार्किंग में खड़ी कारें हिल रही हैं। भूकंप इतना तेज था कि कार मानो पत्ते की तरह कांपने लगी। ये तस्वीरें खौफ पैदा करती हैं। देखिए कई मिनट तक भूकंप के झटके लगते रहे और ये कारें इसी तरह से हिलती रहीं। अब ये तस्वीरें देखिए, घरों में रखे सामान गिरने लगे, हर चीज कांपने लगी, लोग खुद को बचाने में लगे रहे। इसी वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे ये शख्स मकान के एक कोने में खड़ा होकर खुद को बचाने की कोशिश करता दिखाई दिया। अब ये तीसरी तस्वीर देखिए। सुनामी को लेकर अलर्ट करने के लिए लगाया गया ये डमी किस तरह पानी के फोर्स में बहता दिखाई दे रहा है। जापान में प्रशासन की ओर से कहा गया कि समंदर में करीब 5 मीटर ऊंची लहर उठ सकती है और सुनामी का भयंकर रूप देखने को मिल सकता है। भूकंप के कुछ देर बाद ही समंदर में हलचल तेज हो गई। देखिए जापान के तटों पर तेज लहरें उठती साफ दिखाई दे रही हैं। सुनामी को देखते हुए जापान सरकार ने निचले इलाके में रहने वाले लोगों को तुरंत ऊंची जगहों पर जाने की चेतावनी दी है। इससे पहले भी जापान सुनामी के कारण काफी नुकसान उठा चुका है। जापान के उत्तरी द्वीपों से लेकर दक्षिणी द्वीप क्यूशु तक के पूरे पश्चिमी तट पर सुनामी का खतरा जारी किया गया है, जबकि इशिकावा प्रांत में कई भूकंपों के बाद बड़ी सुनामी का खतरा घोषित किया गया। समुद्र में लहरें 5 मीटर तक पहुँच सकती है। यही वजह है कि लोगों से जल्द ऊंचे स्थानों या पास की इमारत की ऊपरी मंजिलों पर चले जाने की अपील की गई। भूकंप के कारण सड़कों में, घरों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई। भूकंप से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है, यानी अगले कुछ घंटे सुनामी के लिहाज से ये बेहद खतरनाक हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो लाख टके की बात में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद में खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।